पार्टी पटोवल छोड़िए, ख़ानदान और बपौती छोड़िए, लोगों की चापलूसी छोड़िए। आपका वोट है, आप तरक्की के लिए वोट दीजिए। अगर बेहतर होता तो हमारे बच्चे भोपाल के अंदर 22-22, 24-24 दिन से गर्मी में जाकर के वहाँ बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम देते। क्या वो चीज़ यहाँ नहीं लाई जा सकती थी? बीएड और डीएलएड के आसमान से फरिश्तों से राब्ता जोड़ना पड़ता। अगर पिछले 20 साल में 10-10, 15 हज़ार रुपये केवाला मोटेशन में नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है। पिछले 20 साल में राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये नहीं लगते थे, लेकिन अभी लग रहा है। पिछले 20 साल में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर में इतनी सारी परेशानियां नहीं थी, वह भी हो रहा है। आप सिकटिया से लेकर के आप ये श्यामपुर पेचेली सुखसेना वाला सड़क चले जाइए, वो जाकर देख लीजिए। वहीं से आप शुरू कीजिए, श्यामपुर पेचेली होते हुए आप कामद हाथ होते हुए डूबा चले जाएं, आपकी गाड़ी 3 मरतबा पलट सकती है अगर 4 व्हीलर से जाएंगे। चौकी से लेकर के उदाहाट तक की ये सड़क देख लीजिए। इसका हमको तो ऐसा लगता है इसका पैसा कई मरतबा उठ के खा लिया। ये चौड़ीकरण अभी तक नहीं हुआ है। डॉक्टर टाइम पे नहीं नज़र आता है। खून ज़्यादा बह जाए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ज़ख्म हो जाए तो ये हॉस्पिटल में यहाँ मशीन ही नहीं है, डॉक्टर नहीं होते, दवाई नहीं होती, डायरेक्ट रेफ़र कर देते हैं कि आप नेपाल जाइए, सिलीगुड़ी जाइए, पटना जाइए। तो फिर इतना बड़ा करोड़ों का हॉस्पिटल बनाकर फ़ायदा क्या? आपकी पार्टी के बारे में ये कहते हैं कि ये गरीब, मजलूम और शोषितों की पार्टी है, लेकिन क्या 2015 में आपकी पार्टी का सीमांचल में एंट्री हुई, लेकिन सीमांचल में अब तक क्या कुछ हुआ? आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया गया? जब करने का वक्त आया तो लोग छोड़कर चले गए ना। हमारे साथ है मौलाना अब्दुल्ला सालिम जी, इनसे बात करेंगे इस बार वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लगातार इनके पोस्ट आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह का रुझान है और लोगों से इनको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहला कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा लोगों का? लोग तैयार हैं और सन 2025 में अच्छा रिज़ल्ट आएगा हमारी पार्टी के लिए, और इससे पहले भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। 5-5 हमारे एमएलए जीते सीमांचल से, और फिर इस बार उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर मूड में लोग हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि सन 2025 के असेंबली इलेक्शन में अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, देखिए 2020 की अगर बात करें तो पिछले चुनाव 2020 में आपकी पार्टी को लेकर के जो कि हार्ट में काफ़ी लगाव था लोगों में, क्या लगता है उस तरह का इस बार देखने को मिल रहा, उस तरह की उनसे 20 में जो लोगों के अंदर जो जोश था उसके अंदर इजाफ़ा हुआ है। इस बार और ज़्यादा जोश है लोगों में, इसलिए कि पहले के बिलमुकाबिल में इस वक्त जो कि हाट के अंदर में करप्शन, घोटाला, बेईमानी वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनके अंदर में इजाफ़ा हुआ है। तो इसीलिए लोग परेशान हैं। लोग इस इंतज़ार में हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन आए और फिर इनको बदला जाए। तो इसीलिए पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तैयारी में लोग जुटे हुए हैं, और हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए। और इंशाल्लाह देखिएगा कि 25 में लोगों की तरफ से अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या आपका चुनावी कार्ड क्या है आपका? वो तो लोगों के सामने है बिल्कुल, कि हमारा जो सीमांचल का इलाका है, और सीमांचल में खुसूसन अररिया और जोकीहाट विधानसभा है, यहाँ से बहुत पुराने नेता पैदा हुए, और जिन्होंने पटना में जाकर एक लंबा वक्त सियासत के प्लेटफॉर्म पर गुजारा है। लेकिन जोकीहाट में जो होना चाहिए अभी तक वो हुआ नहीं है। तालीम के मैदान में बहुत पीछे है जोकीहाट। जो सरकार के तरफ से जो तालीम का वो निज़ाम और सिस्टम है वो आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हेल्थ में और पलायन रोकने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ करप्शन का शिकार हमारा जो कि होता रहा है। इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। यहाँ के लोगों के साथ में धोखा हुआ है हमेशा से। कभी बीजेपी का डर दिखाकर, कभी किसी और चीज़ का डर दिखाकर वो लोग हमेशा से सत्ता में रहे। लेकिन तमाम लोग जानते हैं, आप खुद ही वाकिफ़ हैं, आप भी जोकी के रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं, कि हम रात दिन यहाँ पे रहते हैं। हम लोग देखते रहते हैं कि यहाँ पर कितना करप्शन है, घोटाला है, और कितनी समझिए कि तानाशाही चल रही है। इसीलिए अब लोग इस बार बिल्कुल चेंजिंग मोड में हैं। पिछले बार ही ऐसा हो जाता, लेकिन खैर पार्टी के तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि टिकट फिर किसी और को मिल गया। वो जीते भी इस उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन कुछ बेहतर नहीं हुआ, बल्कि बिगड़ और गया है। लोगों से पूछेंगे कि पहले के बिलमुकाबिल में अभी का क्या हाल है, तो लोग ये कहेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर सबसे बुरी हालत में जो कि हाट सीमांचल का सिस्टम अभी है, इस वक्त में है।
तो इसीलिए लोग इसका जिम्मेदार कौन, जो कि हार्ट का जो बदहाली है, इसका जिम्मेदार इसका किसे? जिम्मेदार वही लोग हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिलती है यहाँ की हालत को सुधारने के लिए। जो विधायक होता है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो हमेशा से रहे हैं, जो मिनिस्ट्री भी मिली है उन लोगों को, वो जिम्मेदार हैं। क्या वो अगर चाहेंगे तो क्या हॉस्पिटल का निज़ाम ठीक नहीं हो जाएगा? बोलते हैं कि पहले छोटा हॉस्पिटल था, जर्जर था, अभी हमने करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बना दिया है। वही जर्जर हॉस्पिटल होता, अब वहाँ पर मशीनें होती, दवाइयाँ होती, तो वो ज़्यादा बेहतर था। बिलमुकाबिल आपने करोड़ों का बना दिया है, करोड़ों का बना दिया है। डॉक्टर टाइम पे नहीं नज़र आता है, खून ज़्यादा बह जाए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ज़ख़म हो जाए तो ये हॉस्पिटल में यहाँ मशीन ही नहीं है, डॉक्टर नहीं होते, दवाई नहीं होती, डायरेक्ट रेफ़र कर देते हैं कि आप नेपाल जाइए, सिलीगुड़ी जाइए, पटना जाइए। तो फिर इतना बड़ा करोड़ों का हॉस्पिटल बनाकर फ़ायदा क्या? उनमें से पैसों से आप इंस्ट्रूमेंट ख़रीद लेते हैं, आप यहाँ ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए बातें सिर्फ हवाई होती हैं। हमने इतना बड़ा वो बना दिया, उतना बढ़ा दिया, उससे लाभ तो आप ही लोगों को ज़्यादा मिला है। इतना बड़ा बनाने में लाभ किसको होता है वो तो आवाम जानती है। बहरकैफ हमें यहाँ के जो लोग हैं जिनको आवाम ने मौका दिया, जी, 4 मरतबा लोग मिनिस्टर रहे हैं और सत्ता में कम से कम 50 साल तक लोग सत्ता में रहे हैं यहाँ, जो कि हाट और खुसूसन जो कि हाट के लोग। लेकिन जो कि हाट में सबसे ज़्यादा बदहाली अगर आप देखेंगे उंगलियों में गिन सकते हैं तो वो जो कि हाट में, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ सियासी हमारे रहबर लोग हैं जिनको लोगों ने जिताया, उन्होंने काम नहीं किया, वही ज़िम्मेदार है। देखिए, आपसे ये जानेंगे, आपने टिकट की बात किया कि पिछली बार टिकट हमको मिल रहा था लेकिन किसी दूसरे को मिला। लोगों का आप पे आरोप है कि पिछले बार आपके हक में टिकट आया लेकिन आप पैसे के बल पर किसी को बेच दिए। खैर, ये तो आपका सवाल जो है ये आवाम में से भी कुछ लोगों का सवाल है। मुझे इसका जवाब मेरे से ज़्यादा बेहतर अभी आप लोगों ने देखा, ख़ुद ही हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब कई मरतबा वीडियोज़ में बोल चुके हैं कि जब शाहनवाज़ साहब का टिकट कटा तो उस वक्त उनकी वालिदा मोहतरम उनके पास गए, फ़ोन गया या वो गई, उनके लोगों से रब्ता हुआ कि आप यह है कि शाहनवाज़ साहब को टिकट दीजिए। तो अख्तरुल ईमान साहब ने सोचा कि चलो एक सिटिंग एमएलए आ रहा है तो ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो मुझे ये कहा गया कि मौलाना आप थोड़ा उनको सपोर्ट कीजिए। तो हम लोगों ने भी पार्टी का मशवरा, वो सारी बातें हुई, मशवरे से बात तय हुई, ठीक है भाई उनको सपोर्ट किया जाए, उनको समर्थन किया जाए और उनको लड़ाया जाए। तो बहरकैफ MIM वालों ने जी जान तोड़कर मेहनत की, उनको कुर्सी पर भी बिठाया है और फिर ये फ़ैसला तो पार्टी का था, ये फ़ैसला मेरा नहीं था। मैं कैसे कर सकता हूँ? उन्हीं के मखालफत में यहाँ पर तो हमने पार्टी खड़ा किया था, वहीं से हम निकलना चाहते हैं, लोग वहीं से वहाँ से निकलना चाहते हैं, फिर हम दोबारा कहेंगे भैया आप ले लीजिए। मुझे तो सिंबल मिला ही नहीं, मुझे मिलता तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ता। लेकिन यह है कि पार्टी का ऐन वक्त में ये फ़ैसला हुआ, वो फ़ैसला लोगों के सामने आया कि नहीं है कि भाई उनको दिया जाए, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और लोगों को एक उम्मीद भी थी कि MIM के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, क्योंकि RJD ने उनके साथ गद्दारी की, नहीं दिया उनको, सिटिंग MLA थे तब भी नहीं दिया उनको। तो लोगों ने सोचा कि MIM से आ रहे हैं और MIM के प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन यह है कि वो नहीं कर पाए, वो वहीं चले गए। तो इसीलिए ये तो खैर आवाम के साथ में भी एक धोखा हुआ एक तरह से। तो खैर ये तो फ़ैसला लोगों के सामने है कि टिकट कैसे कैसे उनको मिला है। अच्छा, ये 2025 चल रहा है, चुनावी साल है, तो MIM का खासतौर से मिशन क्या है 2025 का? 2025 में देखिए हमारे सीमांचल में हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पसमानदगी है और जब तक सियासी लोग एक ज़ुबान होकर यहाँ की पसमानदगी दूर करने के लिए बात नहीं करेंगे तो यहाँ की बदहाली दूर नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि ताजिर लोग, बिजनेस जो तिजारत करते हैं वो लोग अपने एतबार से यहाँ पर तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के पास फ़ंड होता है। यहाँ सीमांचल की बदहाली के लिए ये हकदार है 32,000 करोड़ रुपए का पैकेज, इनको मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला। वो नहीं मिलने की वजह यह है कि हमारे सियासी लोगों ने इसके ऊपर मुतालबा ही नहीं किया। हमेशा सैलाब आ जाता है तो उसकी वजह यह है कि महानंदा बेसिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। अगर ये सारे सीमांचल के जितने भी नेता थे, चाहे वो RJD में हो, जदयू में हो या कांग्रेस में हो, ये अपनी पार्टी वक्तन फ़ौक्तन ये लोग सरकार में भी रहें, अगर ये अपनी पार्टी के सामने बात रखते कि सर हम ऐसी जगह से आते हैं कि वहाँ हमेशा साल में 3-4 मरतबा सैलाब आता,
तो आप कम से कम सीमांचल के लिए जो परेशानी की जो जड़ है वो उसी जड़ को काट दीजिए ना, महानंदा बेसिन को। ये चाहते तो कर सकते थे लेकिन इन्होंने किया नहीं। इसी वजह ये अफसोस इसी बात की है कि अभी तक नहीं किया इन्होंने। तो अब इस पर अगर कोई आगे बढ़ कर के कोई आवाज़ बुलंद कर रही है तो मजलिस है। अख्तरुल ईमान हमेशा सदन में बोलते रहते हैं, पटना के अंदर बोलते हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं यहाँ के लिए। तो हमको तो ऐसा लगता है कि और सब पार्टियों के अलावा अगर सीमांचल में कोई हक़ हुकूक़ इंसाफ की लड़ाई के लिए अगर मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपके पार्टी के बारे में वाक़तन लोग ये कहते हैं कि ये गरीब, मजलूम और शोषितों की पार्टी है, लेकिन क्या 2015 में आपकी पार्टी का सीमांचल में एंट्री हुई, लेकिन सीमांचल में अब तक क्या कुछ हुआ? आपके पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया गया? जब करने का वक्त आया तो लोग छोड़कर चले गए ना। अगर 5 विधायक होते, अकेले अख्तरुल ईमान साहब बोल रहे हैं, अगर 5 होते, 5 की आवाज़ में एक ताकत होती। एक आदमी कहीं धरने में बैठे और 5 आदमी बैठे तो फ़र्क होता है। तो अगर ये पाँचों एक ही तरह से वहाँ प्रेशर बनाते, आवाज़ बुलंद करते, सवाल करते, मुतालबा करते तो उसका ज़्यादा असर पड़ता। लेकिन ये है कि अब एक ही बचे हैं, इसलिए जब करने का वक्त आया, देखिए अकेला आदमी नहीं कर सकता। जब तक आप सदन में नहीं पहुंचेंगे जहां अपनी बात रखी जाती है, वहां पर हमारे अफराद जब तक ज़्यादा नहीं होंगे तो हम यहां कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें ताकि हम वहां पर जो आपका हक़ रखा हुआ हम वहां से लाके आपको पहुंचा सकें। तो जब लेने का वक्त आया, हक़ लेने का वक्त आया, मजलूमों को हक़ दिया जाए और गरीबों को उनका हक़ दिया जाए और मैदान में काम किया जाए, तो जब वक्त था तो उसी वक्त ये लोग दल बदल कर चले गए वहाँ पर। तो फिर बात वहीं आ गई कि ये कर नहीं पाए जो करना था इन लोगों को। तो इसीलिए MIM के प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ बुलंद हो रही है, हमारे अब अच्छे लोग आएंगे चुन करके। इंशाल्लाह अब ऐसे लोगों का इंतखाब नहीं होगा कि भाई जो पार्टी छोड़ करके चला जाए, भाग जाए। और फिर किसकी नीयत में क्या है ये किसने देखा है? लोग तो अच्छा समझ करके पार्टी में उनको लाए, लेकिन ये कैन वक्त पर जब काम करने का वो था चले गए, तो अब वो तो उनकी बेईमानी है, ये तो वो खुद जवाब दे होंगे। तो इसीलिए मजलिस आवाज़ बुलंद कर रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें बुलाइए, मुंतखब कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकें। देखिए, आप जिस पार्टी से सर आते हैं MIM, उसके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का बी टीम है। वो उस जगह चुनाव लड़ती है, हर जगह वो मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती है, जिसका सीधे फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल बेतुकी बात है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जान है। अभी आपका 24 में इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसके अंदर में बीजेपी बहुत सारी सीटें लेकर आई हैं। तो अब ये बताइए कि आपके खुद अररिया के अंदर में बीजेपी कामयाब हुई, प्रदीप सिंह कामयाब हुई। तो आपने कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए MIM कैंडिडेट खड़ा करती है, तो MIM ने तो यहाँ से कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया था, तो प्रदीप कैसे जीत गया? और दूसरे जगहों में पूरे इसके पूरे मुल्क में देख लीजिए कि 200 सीटें कम से कम उनकी अगर बीजेपी की आई हैं, तो 200 जगहों पर तो कैंडिडेट दिया ही नहीं था MIM ने। मजलिस ने 2-3 सीट पर लड़े, किशनगंज लड़े, औरंगाबाद लड़े और हैदराबाद। 3 सीट की वजह से क्या बीजेपी इतनी सीटों पर कामयाब हो जाती है? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। एक तरह से रूमर है, एक तरह से एक तुहमत है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। रही बात ये कि जब हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम किसी प्लेटफॉर्म से इंसाफ की आवाज़ बुलंद करेंगे। यादव चमार के लिए मायावती जी ने आवाज़ बुलंद की है, यादव के लिए अखिलेश आवाज़ बुलंद कर रहा है, बिहार के अंदर में तेजस्वी आवाज़ बुलंद कर रहा है। वो लोग अपने अपने कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सब। कुर्मी बरादरी के लिए नीतीश कुमार ने हद से ज़्यादा उनसे प्रतिशत से ज़्यादा उनको नौकरियां दी हुई है। तो अब ये रह गए बेचारे हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, इनको तो हमेशा से सिर्फ इनका वोट लिया है, इनके हक़ की बात किसी ने नहीं की, इनका हक़ किसी को दिया नहीं। तो अब यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही के प्लेटफॉर्म से इनके हक़ हुकूक़ की बात की जा रही है। तो इसीलिए लोगों को, कुछ लोग इनको कहते हैं कि अरे नहीं ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ख़िलाफ़ है। बीजेपी के लिए काम नहीं करती, ये असल में मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली पार्टी है। सर, अब आप पे आते हैं सीधे। अगर जोकीहाट को देखा जाए तो इस बार आप 2 लोग हैं जो MIM के दावेदार हैं। तो आप सीधी ये बताइए कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है MIM की तरफ से, क्या आप MIM में रहेंगे या छोड़ करके फिर किसी दूसरे पार्टी में चले जाएंगे? अच्छा बताइए, 20 के अंदर में सब कुछ तकरीबन तय हो चुका था। समझिए कि सब कुछ मेरा रेडी था, मैं अगले दिन नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए जाता। इन वक्त में मेरा टिकट कट गया, मैं पार्टी छोड़ के भागा। मैं पार्टी छोड़ के नहीं भागा, तब भी नहीं भागा, और जब सब लोग भाग गए तब भी मैं नहीं भागा। अभी तक हूँ मैं पार्टी में। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। रही बात ये कि इलेक्शन के ताल्लुक़ से टिकट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पूरी कभी उम्मीद है
कि मैं इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन मजलिस अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारेगी और एक पार्टी के 5, 6, 10 कई कैंडिडेट होते हैं, तो पार्टी सब कैंडिडेट को नहीं, एक ऐसे कैंडिडेट को चुनती है जो पार्टी को जिता सके, कामयाबी दिला सके। तो और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं वो काम जो कि हाट के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। बाकी और भी कैंडिडेट हैं। क्या लगता है अगर आपको टिकट मिलेगा तो जो कि हाट का सीट निकल जाएगा, एमआईएम के खाते में चले जाएंगे? एकदम बिल्कुल। जब मैंने ज़ीरो से लेकर पार्टी को यहाँ मजबूत किया है, हमारे वर्करों के साथ मिल करके हमने मजबूत किया है, और जो कि हाट में पहली बार सन 2020 में कैंडिडेट लड़ी है, पहली बार में कामयाबी हमने दिला दी हमारे लोगों के साथ मिल करके। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 25 के अंदर में अगर हमारे हाथ में झंडा मिलता है तो मैं उस झंडा को गाड़ूंगा और कामयाबी के साथ गाड़ूंगा। ये मेरा नहीं बल्कि यहाँ के आवाम का कहना है, सबका ये कहना है कि मौलाना हमने सबको देखा है, आप मैदान में आइए, सैंबल लेकर के आइए, इंशाअल्लाह हम लोग आँख बंद करके आपको देंगे, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ये मेरी नहीं बल्कि लोगों की आवाज़ है। मैं तो एक तालीमी आदमी हूँ, एक स्कूल, एक इदारा चलाता हूँ, 24 घंटा यहाँ पर बैठता हूँ। बहरकैफ ये लोगों का मुतालबा है। और रही बात एक, आपने कहा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या छोड़ कर चले जाएंगे, अभी इस तरह का हमने कुछ सोचा नहीं है और इस तरह का कोई जहन में हमारी बात नहीं है। रही बात ये कि जब वो वक्त आएगा, मौका आएगा, तो उस वक्त में जब इस तरह की कोई बातें होंगी तो तब वो सवाल उस वक्त कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह उस वक्त में जवाब देंगे। अभी तो हम सिर्फ पार्टी को कामयाब कैसे करना है, पार्टी कैसे कामयाब होगी, बूथ लेवल तक पार्टी को पहुंचा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अंदरूनी एतबार से हमारा कम्युनिकेशन मजबूत हो रहा है, और इसी बलबूते पे हम बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी जो कि हाट से कामयाब होगी। अब सीधे जो कि हाट का विकास पे आते हैं। अगर देखा जाए कि यहाँ के वर्तमान विधायक पिछले 7 साल से शहनवाज आलम जी हैं, किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को आप? बिल्कुल काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ। ज़रा हमें बता दें। वो तो ये कहते हैं कि जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है वो इस 7 साल में होगा। जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ इस 7 साल में हुआ, सही बोल रहे हैं। वो ये कि पिछले 20 साल में 10-10, 15 हज़ार रुपये केवाला मोटेशन में नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है। पिछले 20 साल में राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये नहीं लगते थे, लेकिन अभी लग रहा है। पिछले 20 साल में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर में इतनी सारी परेशानियां नहीं थी, वह भी हो रहा है। यानी सारे करप्शन के बाज़ार अभी खुले हुए हैं। वो तो सही बोला उन्होंने, क्या गलत बोला है उन्होंने अपने हिसाब से। रही बात यह कि आप सड़क की बात देख लीजिए, आप चले जाइए, अभी इसी वक्त चले जाइए, आप सिकटिया से लेकर के आप ये श्यामपुर पेचेली सुखसेना वाला सड़क चले जाइए, वो जाकर देख लीजिए। वहीं से आप शुरू कीजिए, श्यामपुर पेचेली होते हुए आप कामद हाथ होते हुए डूबा चले जाएं, आपकी गाड़ी 3 मरतबा पलट सकती है अगर 4 व्हीलर से जाएंगे। आप ये वाला रूट चले जाएँ, इधर दर्शना वाला रूट देख लीजिए, और भी बहुत सारी सड़कें हैं जिसको मैं गिना सकता हूँ। ये जोकी से लेकर के उदाहाट तक ये सड़क देख लीजिए, इसका हमको तो ऐसा लगता है इसका पैसा कई मरतबा उठ के खा लिया। ये चौड़ीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जो कि हाट के अंदर में हाई स्कूल फील्ड में पानी भरा रहता है, हाई स्कूल जो कि हाट से पनाली चौक से जो आगे तक की वो सड़क है, वो सड़क बिल्कुल हमेशा पानी के अंदर में डूबी हुई रहती है वो सड़कें। तो अब क्या कहिएगा, ये पिछले 20 साल से भी ज़्यादा भयानक हालत में है इस वक्त में। जो कि ये सब रोडों का सुनने में आ रहा कि टेंडर हो गया है, काम होने वाला बहुत जल्द। हम ये बहुत दिन से सुन रहे हैं, ये पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि टेंडर हो गया है, बस इधर से काम थोड़ा रुक गया, उधर से रुक गया है। हमें काम चाहिए। 7 साल नहीं जनाब, 7 महीने का वक्त काफ़ी होता है ज़मीन पर काम दिखने के लिए। 7 साल हो गया, अभी तक आपका टेंडर ही नहीं हुआ है। ये तो खामखा इलेक्शन का वक्त आया, आप शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ देखो अब हम काम कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए सड़क के ऊपर में। इसलिए लोगों ने मिजाज बना लिया है कि आपको मौका मिल चुका है, अब कुछ और नए चेहरों को लाया जाए, वो लोग काम करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर हम आ गए यहाँ पर इस फील्ड पे, इस जगह पर अगर हम बैठ गए जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, आपको 7 साल नहीं सिर्फ 7 महीने के अंदर में मैं जोकी का नक्शा बदल के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा आप। देखिए, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे चुनाव के दरमियान हर कोई बोलते हैं, लेकिन भोली भाली पब्लिक इनके वो बहकावे में आकर के वोट कर देते हैं, लेकिन जीतने के बाद ऐसा होता नहीं है जिस तरह से। असल में जो लोग बोलते हैं वो नेता होते हैं, मुकम्मल नेता होते हैं वो। मैं नेता हूँ नहीं, मैं एक तालीमी आदमी हूँ, मैं एक धार्मिक भी आदमी हूँ, तालीमी आदमी हूँ। जो हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान से उसको पूरा भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए गलत वादा कभी नहीं करूँगा किसी से। आपके पास ये वीडियो रहेगा ना, अगर मौका दिया आवाम ने हमको, तो अगर मैंने काम नहीं किया तो आप वो वीडियो हमको दिखाइएगा, हम आपको कभी धुतकारेंगे भी नहीं। मैं यहीं रहूँगा, जो कि हाट में ही रहूँगा। पथराबाड़ी हमारा घर है, बेबरा चौक में हमारा स्कूल है। आप कभी भी आइएगा, सवाल कीजिएगा कि मौलाना आपने वादा किया था।
इसलिए नेता लोग जुमलेबाजी का वो करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का एक आम व्यवसाय एक बच्चा हूँ जो तालिब इल्म से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के मसाइल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ लोगों के, उनको बदलना चाहता हूँ। बस एक आवाम का एक मुलाजिम बन करके मैं खिदमत करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जोकीहाट के एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का बहुत ख़राब है, जर्जर है। किसान कॉलेज में देख लीजिएगा, हफ्ते में शायद किसी दिन वहाँ की ऑफिस खुलती हो, वरना हमेशा बंद रहता है। बाकी और विधायक जी तो ये कहते हैं कि बेहतर है, अभी सब चीज़ बेहतर कुछ चल भी बेहतर नहीं है। अगर बेहतर होता तो हमारे बच्चे भोपाल के अंदर 22-22, 24-24 दिन से गर्मी में जाकर के वहाँ बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम देते। क्या वो चीज़ यहाँ नहीं लाई जा सकती थी? बीएड और डीएलएड के आसमान से फरिश्तों से राब्ता जोड़ना पड़ता। अगर ये लोग चाहते तो क्या वो ट्रेनिंग कॉलेज और ये जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेजेस हैं, इनका जो निज़ाम और सिस्टम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर इस्टेब्लिश कर सकते थे वो लोग, अगर ये चाहते तो। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। अरे हमारे बच्चे अभी पढ़ा हुआ है भोपाल के अंदर, मेरे पास फ़ोन आया कि हज़रत मौलाना आप तैयारी कीजिए, प्लेटफॉर्म पर आइए और सबसे पहले हम लोगों का ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने बच्चे हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, जो बच्चे हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो बच्चे ट्रेंड होना चाहते हैं, हमारे यहाँ है। जो सीमांचल में बता दीजिए कहाँ पर बीएड डीएलएड कॉलेज है, जोकी में दिखा दीजिए, अररिया में दिखा दीजिए। जो कॉलेज बना हुआ उसके अंदर भैंस का बच्चा बंधा हुआ मिलता है, आदमी का बच्चा तो नज़र ही नहीं आता है। तो इसलिए झूठ बोलते हैं ये लोग। अगर इस तरह की बात करते हैं तो बस एक आध बना दिया है, वो बस उससे कमाई हो रही है। लेकिन जिस चीज़ की कौम और समाज के बच्चों को ज़रूरत है, तो अगर होता तो हमारे बच्चे भोपाल में क्यों होते, अभी बताइए। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर पढ़े हुए हैं, हम जाते हैं वहाँ पे देखते हैं वहाँ बच्चे हमारे जोकी के बच्चे वहाँ पर पढ़े हैं, पलासी के बच्चे हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए हैं। क्या यहाँ पर ज़मीन नहीं है, यहाँ पर पढ़ाने वाले नहीं हैं? लेकिन यह है कि इन्होंने इस तरह का निज़ाम नहीं बनाया। क्या लगता है अगर यहाँ की आवाम, जोकीहाट की आवाम आपको मौका दिया, जिताया और विधानसभा भेजा, तो जितने भी समस्या है जोकीहाट का, आपके जीतने के बाद तमाम समस्या ख़त्म हो जाएंगी? कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो बेसिक मसाइल हैं, जहाँ तक हो सकेगा मेरे उसमें अंडर आएगा, इंशाल्लाह मैं तमाम मसाइल को बिना रोक और टोक के सब का समाधान करूँगा, सारे मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। अंत में जोकीहाट के लोगों को चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि बस छोड़िए निज़ाम सिस्टम, पुराने दादा आदम के ज़माने के ख़याल। अब निज़ाम बदलिए, नेता बदलिए, जोकीहाट की हालत सुधर जाएगी। नेता बदलिएगा हर 5 साल में। मुझे भी 5 साल का मौका दीजिए। अगर मैं 5 साल में काम नहीं करूँगा तो मुझे भी बदल दीजिएगा आप। ये मिजाज बनाइए यहाँ पर। पार्टी पटवल छोड़िए, ख़ानदान और बपोती छोड़िए, लोगों की चापलूसी छोड़िए। आपका वोट है, आप तरक्की के लिए वोट दीजिए, तो इंशाअल्लाह देखिएगा कि नेता सब भी आपसे डरेगा। और आपका जो काम नहीं होता है 3 दिन लाइनों में लगने के बावजूद, वो आपका 3 मिनट के अंदर में वो काम होगा। तो उसके लिए पहल करना होगा कि नेता बदलिए, स्थिति बदलेगी।